कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर नाजरीन बड़ी जबरदस्त तकारीर हुई हैं, बड़े जबरदस्त तरीके से मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई है। और ये मोमेंटम क्या है जरा ये आप सुन लीजिए। सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, रबिया बाजवा साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी अच्छी वहां बातें की है, कुछ वकला ने बातें की है और कुछ सियासतदानों ने भी। महमूद अचकज़ई साहब ने बड़ी समझदारी वाली बात की और ये बात मुझे नहीं लगता कि अभी हुक्मरानों को समझ आएगी। वो ताकत के नशे में डोनाल्ड ट्रंप के आशीर्वाद के साथ और इसराइल की खुशनुदी हासिल कर रहे हैं, तो वो उनको भी ये बात समझ नहीं आएगी। लेकिन पाकिस्तानियों को ये बात जरूर समझ आनी चाहिए। महमूद अचकज़ई ने कहा कि डायलॉग के लिए तैयार है, आए एक दूसरे को माफ करें। देखें, अगर ये सियासतदान एक दूसरे से दिल साफ कर लेते हैं और करप्शन पाकिस्तान में खत्म हो जाती है कि जनाब ठीक है अब हम करप्शन ना करेंगे ना करने देंगे, जो मामलात हैं उन पे दिल साफ कर लेते हैं और एक शफाफ निजाम के तहत हम सारे उसमें से गुजर जाते हैं। लेकिन अगर ये सारे सियासतदान मिलकर किसी तरह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को उनके आईनी किरदार में वापस भेजने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान की बचत हो जाएगी। क्योंकि याद रखिएगा, पाकिस्तान को जो नुकसान है, सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक पहुंचाया है। उनके घटिया और गलत फैसलों ने पाकिस्तान को आज तक सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान दो टुकड़े भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों की वजह से हुआ। पाकिस्तान के अंदर जितनी हुकूमतें गिरी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई। पाकिस्तान में जितनी जाली हुकूमतें बनी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई। पाकिस्तान जितनी जंगों में गया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से गया। पाकिस्तान के अंदर जो मनशियात का और जो असलहे का, क्लाशनकोफ का जो कल्चर लेकर आया, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो बनी, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से बनी। पाकिस्तान के अंदर जितने ऑपरेशन हुए और जितने कबायली हमारे नाराज हैं, बलूच नाराज हैं, हमारे बहाजिर नाराज हैं, ये सारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से नाराज हैं। आज भी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान की फोर्सेज और पाकिस्तान की आवाम के बीच में जो एक गैप, एक खला पैदा हो गया है, वो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज की वजह से हुआ है। तो पाकिस्तान को अगर मैं गिनना शुरू करूं तो 4 वीलॉग इस पे कर सकता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कितना नुकसान पहुंचाया। सियासतदान तो बेचारे वो करप्शन वर्प्शन कर देते हैं, इधर हाथ मार दिया उधर हाथ मार दिया, लेकिन सियासतदानों की हरकतों से मुल्क का नुकसान नहीं होता। बहुत बड़े पैमाने पे करप्शन सारी दुनिया में होती है, इंडिया में भी होती है, बाकी मुल्कों में भी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो मुल्क आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो बड़े बड़े ब्लंडर्स होते हैं ना, वो सियासतदान नहीं कर रहे पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। एटम बम सियासतदानों ने बनाया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में छोड़ते तो शायद एटम बम बनता ही ना शायद। तो ये पाकिस्तान के सियासतदानों को मिलकर एस्टेब्लिशमेंट को रोकना पड़ेगा और एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना एस्टेब्लिशमेंट वो कर देगी कि सबकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। ये अचकज़ई साहब ने बड़ी समझदारी वाली बातें की हैं और उन्होंने कहा जी कि शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठे और आप अपनी इस्लाह करें, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अचकज़ई साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन इस वक्त हुक्मरानों को यह बात समझ नहीं आएगी क्योंकि वो बूटों के तस्मों के साथ लटके हुए हैं और उनके गले में फंदा बना हुआ है तस्मों के साथ, और वो बेचारे इसी निजाम में अपना सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। अब नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब के स्टेटमेंट्स आप देखिए। उन्होंने कहा जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने भी आ जाते हैं, डीजी ISPR की तरफ उनका इशारा, और कहते हैं कि इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। और बेवकूफो, इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी रिस्क नहीं बल्कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी की जमानत है। आप एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अपना ग्राफ देखें और इस लीडर के लिए लोगों की मोहब्बत देखें। 8 फरवरी का रिजल्ट आपने बदलकर किसी और के खाते में डाल दिया, मगर पता तो है ना आपको कि आप लोगों ने क्या किया। जरा वो रिजल्ट देखें कि लोगों की पल्स क्या कहती है। लोगों की पल्स जो कहती है वो सबको पता है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाई गई है, हम इनको रोकते रहे। ये दहशतगर्दी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सुहेल अफरीदी का। उन्होंने हम रोकते रहे, हम ये कहते रहे। मुराद सईद ने बहुत कहा, इमरान खान ने कहा, बाकी सब ने कहा। मैंने इसके ऊपर इतने सारे वीलॉग किए 2022 में कि रुक जाओ भाई, क्यों दहशतगर्दों को लेकर आ रहे हो। हम रोकते रहे और बताते रहे कि आपके बंद कमरों के फैसले खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आज ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे हैं, या तो ये पहले गलत थे या आज गलत है। यानी आप खुद लेकर आए दहशतगर्दों को, हम आपको मना करते रहे, लेकिन अब सूरत हाल आपके सामने। एक तो हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला सिर्फ अपने लीडर से मिलना चाहता है। वो 10 दफा अडियाला जेल जाता है मगर उसे नहीं मिलने दिया जाता। वो बाहर सड़क पे पूरी रात गुजारता है। ये कहां की इंसानियत है, कहां की जमहूरियत है, ये कहां की सियासत है। सुहेल अफरीदी साहब ने यह भी सवाल उठाया। फिर उन्होंने बताया कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में एक अमन जरगा बुलाया था जिसमें तमाम सियासी और मजहबी और दीगर मकातब फिक्र के लोग शरीक हुए थे और एक 15 निकाती एजेंडे पर हमारा इत्तफाक हो गया। लेकिन
पीटीएम के 2 बंदे वहां से निकले, उन्हें अगवा कर लिया गया। मेरी उनसे बात हुई, अब अगवाकार ही है ना जिनसे बात हुई, तो मैंने कहा जितने ग्राउंड के हालात हम सियासी लोग समझते हैं तुम नहीं समझते, और जो तुम्हारी एडवाइजर हैं वो भी बेवकूफ है। तुमने जो ये कदम उठाया है इससे तुम्हारी साख मजीद खराब होगी, लोगों के दिलों में आपकी नफरत बढ़ेगी। इसका नतीजा ये निकला कि पेशावर यूनिवर्सिटी में 78 साल तारीख में पहली मर्तबा इदारे के खिलाफ नारेबाजी हुई है। अब इदारा वो कह रहे हैं तो पाक फौज कह रहे हैं। अब बंदे अगवा करना तो इदारों का काम नहीं है ना। अब इसके ऊपर रिएक्शन भी आया। फिर सुहेल अफरीदी ने कहा कि हमारा बैरूनी कर्जा डॉलर के रेट के साथ मुंसलिक है जो बढ़ता जा रहा है। दोस्त ममालिक ने हमें खैरात दी हुई है, जो हमारे स्टेट बैंक के पास पैसे पड़े हुए हैं। अगर हुकूमत डॉलर को ना रोके तो ये डॉलर 400 रुपए क्रॉस कर जाएगा। ये जबरदस्ती इन्होंने डॉलर रोका हुआ है। ये इसहाक डार साहब की पुरानी पॉलिसी, हमेशा वो ये करते हैं और आज भी ये हुकूमत यही कर रही है। अगर ये जबरदस्ती ना रोके तो डॉलर 400 क्रॉस कर जाएगा और बैरूनी कर्जा बढ़ जाएगा। हमारा डिफेंस का बजट भी नहीं रहेगा और मुल्क दिवालिया हो जाएगा। बंद कमरों के मंसूबा साथ गलत मशवरों से फैसले कर रहे हैं। मैं तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हर फैसले के साथ डट कर खड़ा हूं। अगर पाकिस्तान में आइन की बहाली के लिए शहादत मिलती है तो शहादत कबूल होगी। फिर सुहेल अफरीदी साहब ने डिफरेंट और चीजें जो है वो सामने रखी अवाम के, और ये भी उन्होंने कहा जी कि एयरफोर्स का तैयारा है वो एक वजीर आला को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, एक सूबे से दूसरे सूबे में लेकर जाता है, जबकि दूसरा एक और सूबे का वजीर आला है, उसका नाम ही स्टॉप लिस्ट के अंदर डाल दिया गया है। तो एक सूबे को तमाम तर वसाइल दिए जा रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वफाक पर 4758 अरब रुपए के बकाया जात हैं, जिनके सबूत मैं साथ लेकर आया हूं, लेकिन हमारा पैसा हमें नहीं दिया जा रहा। ये बातें जनाब उन्होंने की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर धरना जारी है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ये धरना वो देंगे, और ना सिर्फ अब देंगे बल्कि बाद में भी देंगे। और अगर ये धरना चलता है और बार बार वहां पे धरना दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर बनना शुरू हो सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली अपनी तादाद में इजाफा करेंगे? ये वो सारे लोग हैं जो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर इलेक्शन जीत कर आए। अली अमीन गंडापुर की वीडियो आई, वो कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। वो बहुत जरूरी काम है, कभी घोड़ों के साथ कभी कबूतरों के साथ। इंसान को अपनी इंटरटेनमेंट का, अपनी सेहत का, अपनी चीजों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये बड़ा अजीबोगरीब, इमरान खान ने बहुत इज्जत दी है अली अमीन गंडापुर को, और आज इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है इस पे गंडापुर फैमिली आवाज नहीं उठा रही। इमरान खान ने इन्हें वजीर आला तक बनाया, लेकिन जब वजीर आला के ओहदे से इन्हें हटाया गया, और उसकी वजूहात है इमरान खान के पास, जब इन्हें हटाया गया तो उसके बाद से लेकर अब तक ये अपने आप को बिल्कुल इररेलेवेंट करके बैठ गए। ये किसी जगह दिखाई नहीं देते, किसी जगह एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो जनाब ये सूरत हाल है धरने की, और धरना अब शुरू कर दिया गया है। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि वो प्रेशर क्रिएट करते रहेंगे। मोबिलाइजेशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वो जारी है। कल के दिन में सुहेल अफरीदी और उनके साथी अब स्वाबी के जिले में जा रहे हैं, और यहां पे जो मोबिलाइजेशन का काम है या तहरीक को आगे बढ़ाने का काम है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, ये उसमें जाएंगे। मैं आपको फिर एक बात कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं, ये बाद में सारे लोगों को झटका लगेगा। ये हुआ क्या, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हुआ क्या, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट बहुत ज्यादा है, इमरान खान साहब की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। लोग ग्राउंड पे जहां पे भी ये लोग जाते हैं बहुत बड़ी तादाद में आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी हकीकत है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर इनकी तैयारी कख भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टेक्निकली कोई किसी किस्म की तैयारी नहीं की। किसी एक बंदे को भी तहरीक इंसाफ के अंदर गली मोहल्लों में नहीं पता कि उसने 8 फरवरी को कहां ड्यूटी देनी है, या जब भी कभी उसे हुक्म आया पार्टी की जानिब से कि आपने एहतजाज करना है, तो किसी के पास कोई लायामल नहीं है। हत्ता कि एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक नई अनाउंसमेंट कर दी जनाब कि आप बाजार तो बंद करेंगे, पहिया जाम हड़ताल तो करेंगे एतवार के दिन, लेकिन शाम को आप मशल बरदार रैलियां भी निकालेंगे। उससे इंपैक्ट तो क्रिएट होगा, लेकिन कैसे करना है, किसने करना है, किसकी कहां ड्यूटी है, किस गली से कौन निकलेगा, किस मोहल्ले से कौन निकलेगा, कोई लिस्ट होती है, कोई फहरिस्त बनती है, कोई ड्यूटियां लगती हैं। वो इस तरह का ग्राउंड के ऊपर टके का काम नहीं है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं, ये किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। हाँ, ये है कि मोबिलाइजेशन बड़ी कमाल की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने डाउन जाती हुई अपनी पॉपुलैरिटी को, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक धचका लगा था, एक मायूसी थी कारकुनों में, उसको खत्म किया, और एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और कारकुनों को उन्होंने ऑक्सीजन दी है, उन्हें दोबारा खड़ा किया। ये क्रेडिट नौजवानों की क्यादत को जाता है। लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर प्रॉपर लॉकडाउन के लिए या पहिया जाम हड़ताल के लिए या मुल्क को बंद करने के लिए या हर चौक डी चौक के लिए कोई हिकमत अमली है, नारा जरूर है, लोगों को पसंद भी आ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई ग्राउंड के ऊपर तैयारी, हिकमत अमली, प्लानिंग, मनसूबाबंदी कुछ नहीं, वो नहीं।
अगर हर चौक डी चौक बनाना है तो हर चौक के अंदर एक आदमी को आपको सरपरस्त बनाना पड़ेगा कि इस चौक को डी चौक ये आदमी बनाएगा, किसी को पता ही नहीं है। बहरहाल ये अभी चीजें जो है इनमें टाइम भी पड़ा हुआ है, लेकिन 8 फरवरी सर पे आ गया है। मैंने आपको हकायक बताया जो एक्चुअली हकीकत है। अब इसमें नादरीन इमरान खान साहब पर जो सख्तियों का एक नया दौर शुरू हुआ है ना, इस पे मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये शुरू होता है 27वीं आईनी तरमीम, आर्मी चीफ को मिलने वाले इस्तिस्ना, उनको मिलने वाली एक्सटेंशन और सीडीएफ का ओहदा, ये इन दिनों में होता है। ये इन चीजों में आपको याद होगा कटाई पड़ गई थी, हर तरफ खबरें भी आ रही थी कि सब कुछ अच्छा नहीं है शहर इक्तदार में, तो ये हो गया तो वो हो गया, लोग खबरें दे रहे थे, उनका रद्द-ए-अमल भी आ रहा था। नवाज शरीफ साहब एक्चुअली मेन किरदार थे। इमरान खान ने नवाज शरीफ को मौका दिया और बार बार मौका दिया कि अगर आप करना चाहते हैं आर्मी चीफ तब्दील तो आप कर लें, अगर मुल्क को नॉर्मल करना है तो मुल्क को नॉर्मल करने की कोशिश कर लें। मैं फौज के साथ डील नहीं करूंगा, मैं आर्मी चीफ को सख्त तरीन बयान देके साबित कर रहा हूं कि मैं उसके साथ खड़ा नहीं होऊंगा, डू इट। लेकिन नवाज शरीफ को ऐसा आर्मी चीफ नहीं मिलेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिस लेवल तक चले गए हैं, इस लेवल तक कोई जर्नैल नॉर्मली जाता नहीं है। तो नवाज शरीफ ने इसी आर्मी चीफ के साथ चलने का फैसला किया और जो कुछ भी सौदेबाजी इनके बीच में हुई उसके नतीजे में इमरान खान साहब पे सख्तियां आई। मैं आपको एक मरतबा नहीं 100 मरतबा ये बता चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब बार बार ये कहते हैं मुझे इमरान खान से छुटकारा दिलाया जाए। वो इमरान खान से मुकम्मल और हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं। तो ये जितना जुल्म आज हो रहा है, ये जो कुछ भी आज इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, इसमें खाली आप आसिम मुनीर को जिम्मेदार करार नहीं दे सकते। याद रखिएगा कि नवाज शरीफ इसके अंदर बराबर के शरीक है। उनकी ज़हनियत बदला लेने की, उनकी ख्वाहिश, और बदला किससे लेना है? नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट में मारा, बदला वो इमरान खान से ले रहा है। तो इमरान खान ने तो नवाज शरीफ को निकालकर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया था। नवाज शरीफ को तो इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए इस मामले में। लेकिन मियां साहब की ज़हनियत ऐसे ही है, वो हमेशा ताकतवर को सलाम करते हैं, बड़े जूते को पॉलिश करते हैं, और पेशावरी चप्पल के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। तो मियां साहब बस यही है जो टोटल है। और मियां साहब जब बीमार थे ना अस्पताल में, बीमार भी नहीं थे बेचारे, जेल के अंदर उनके प्लेटलेट्स ऊपर नीचे किए जा रहे थे। तो मैं आज बयानात सुन रहा था, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, पता नहीं कौन कौन से इनके रहनुमा हैं। मैं उनके बयानात सुन रहा था, इनके मुंह लमके होते थे, बॉडी लैंग्वेज टिल्ली होती थी, बैठ के ऐसे जैसे मर्ग हो गई है। ये मियां साहब के रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो नोहे करते थे, बीमार हो गया बाहर निकाला जाए, उनका अपना डॉक्टर है, उनके बेटों की बेटियों के सबके बयानात आ रहे थे। और जज गारंटियां मांग रहे थे कि नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो क्या होगा। आज वही अदलिया और वही जजेस सिर्फ ये पता नहीं करवा पा रहे और इसके ऊपर जवाब नहीं दे पा रहे कि जनाब एक मरीज को जेल से आधी रात को निकाल कर ले जाया जाता है और उसकी फैमिली को आगाह भी नहीं किया जाता और बताया भी नहीं जाता कि प्रोसीजर हुआ क्या और किस तरह हुआ। कोई चीज आगाह नहीं की जाती। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अदालत इसके ऊपर भी बात नहीं। नाज़रीन, जहां मैं जावेद हाशमी साहब के 2 स्टेटमेंट है वो पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी पैगाम दिया। उन्होंने कहा इमरान खान से जिस अंदाज में नारवा सलूक किया जा रहा है मैंने पहली मर्तबा देखा। हालांकि इन्होंने खुद भी बड़ी सख्त जेल काटी है, लेकिन वो कहते हैं जी हमारे साथ भी है। किसी हुक्मरान को इतना डरा हुआ भी मैंने पहली मर्तबा देखा है। आसिम मुनीर साहब, आपको मशवरा है कि इमरान खान के मामले को इस कदर जहन पर सवार ना करें, आपको कोई इस्तिस्ना नहीं बचा सकेगा। फिर साथ ही उन्होंने कहा इसराइल हमास को अब तक डी वेपनाइज या डिसआर्म करने में नाकाम रहा। अब ये ड्यूटी अफवाज पाकिस्तान के सपुर्द की जा रही है। गजा जाएं, फलस्तीनी लोगों को डिसआर्म करें और इन्हें इसराइल के रहमो करम पर